Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 22nd May 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of April 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is regarding Dehing Patkai crisis. This topic is important from our syllabus paper 4 environment conservation point of view. So before we start this topic, let us first of all understand the importance of forests in our life. There is no doubt that forests play a very important role in survival of mankind. Nevertheless, let us see some points how forest helps in our survival. इसको as it is आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं if there is any question regarding importance of forest. Most importantly, of course, you all know that forests are important source of oxygen and they are suppliers of raw materials for industries, and they are also supplier of fodder, fuel, fertilizer and fiber. They prevent soil erosion and they keep the groundwater level high. They also preserve high biodiversity. Or regarding the forest, there have been so many initiatives made by the government of India in order to conserve our forest, considering the significance of forest that they play in our life. तो भारत सरकार ने कई सारे कानून बना करके फॉरेस्ट को कंजर्व करने की कोशिश की है. साथ ही साथ देयर हैव बीन सम इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स ऑल्सो, जिसकी मदद से पूरे दुनिया भर में फॉरेस्ट को कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है. सो लेट अस सी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लॉज ब्रॉट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू कंजर्व फॉरेस्ट इन आवर कंट्री. सबसे पहला एक्ट है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927. ये ब्रिटिश एरा में ही लाया गया था और इस एक्ट के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट forest areas were now classified as protected areas or reserved areas in order to protect the forest areas and the forest resources. इन दोनों एरियाज़ के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट एक्ट लाया गया है रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, और इस एक्ट के हिसाब से बनाए गए हैं दो इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एरियाज़. उनको कहा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स. उसके अलावा कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स भी हैं इन ऑर्डर टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट, लाइक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन क्रिएटेड. सो इन सबको हम डिटेल में देखेंगे. देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन आवर कंट्री. सबसे पहले वाले को हम कहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया, देन रिजर्व्ड फॉरेस्ट, देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क. तो एक एक करके सबको हम डिटेल में देखते हैं. देयर इज़ डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन. सबसे कम लेवल में प्रोटेक्शन दिया जाता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को. देखो, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एरिया प्रोटेक्टेड है, वहाँ के पेड़ पौधों को नहीं काटना है. तो इसके लिए भारत सरकार नोटिफिकेशन दे करके या स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे करके बताती है कि दिस इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया और रिजर्व फॉरेस्ट, यहाँ के पेड़ पौधों को आपको नहीं काटना, यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शंस हैं. तो अलग अलग एरियाज़ क्लासिफाई किए गए हैं. फॉरेस्ट एरियाज़ को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है. तो जो सबसे लोअर लेवल का कैटेगराइजेशन है उसको कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. फिर उससे जो हाइयर लेवल का प्रोटेक्शन वाला फॉरेस्ट होता है उसको हम कहते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट. फिर उससे भी ज़्यादा जो प्रोटेक्शन जिस एरिया को दिया जाता है उसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और जो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है वो दिया जाता है टू नेशनल पार्क्स. यानी कि अगर किसी फॉरेस्ट एरिया को कैटेगराइज कर दिया गया एज नेशनल पार्क, मतलब वहाँ पे जो फ्लोराज एंड फौनाज हैं दे विल बी अकॉर्डेड मैक्सिमम प्रोटेक्शन. ये जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं एंड प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, आज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दे हैव बीन इस्टेब्लिश्ड अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927. और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर होता है किसी भी फॉरेस्ट एरिया को डिक्लेयर करने को एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व्ड फॉरेस्ट. तो मान लो कोई एक फॉरेस्ट एरिया है, स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि ये फॉरेस्ट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंजर्व करके रखने की ज़रूरत है, तो उसको उसके सिग्निफिकेंस के हिसाब से प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या रिजर्व फॉरेस्ट का कैटेगराइजेशन दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट. और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और नेशनल पार्क हैं,
They can be declared by central government on recommendation of National Board of Wildlife, or they can also be declared by state government on recommendation of State Board of Wildlife. एक बात आपको ध्यान रखनी है, मैं ऑलरेडी पिछले स्लाइड में आपको बता चुका हूँ कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस्टेब्लिश किए गए हमारे देश में अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से दो स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई हैं. स्टेट लेवल पे हर एक स्टेट में बनाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, और सेंट्रल लेवल पे बनाया गया है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ. और बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, या स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि किसी फॉरेस्ट एरिया को ज़्यादा प्रोटेक्शन देना है तो वो भी डिक्लेयर कर सकते हैं किसी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ. अब इन चारों जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं इनमें किस किस तरह का प्रोटेक्शन मिलता है उसको भी ज़रा सा एक बार देखते हैं. ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है, मान लो किसी भी फॉरेस्ट एरिया को अगर स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया दैट इट इज़ ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हंटिंग और ग्रेजिंग बस लोकल कम्युनिटीज़ के लिए अलाउड होगा. जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जो ट्राइबल्स रहते हैं, बस वो वहाँ पे हंटिंग ग्रेजिंग कर सकते हैं, और कोई बाहरी इंसान जा कर के वहाँ के फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट नहीं कर सकता. अगर उसी एरिया को स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोकल लोग भी अब उस एरिया में हंटिंग ग्रेजिंग नहीं कर सकते, वहाँ के फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट नहीं कर सकते. नेवरदलेस वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उस एरिया में सेटल ज़रूर हो सकते हैं. जो भी उनके घर हैं वहाँ पे वो उन घरों में उनको रहना अलाउ किया जाएगा. सो सेटलमेंट इज़ अलाउड इवन इन रिजर्व्ड फॉरेस्ट. अगर किसी एक एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया बाय स्टेट गवर्नमेंट और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, then now that will be a restricted area. Very limited human activities will be allowed. सेटलमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा वहाँ पे, लोग अब घर बना के नहीं रह सकते अगर उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दी गई है तो. लेकिन कुछ एक ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि टूरिज़्म या बेसिक जो टिम्बर होते हैं वो कलेक्ट करना अलाउ किया जा सकता है ट्राइबल लोगों को. ये प्रोटेक्शन मिलता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर. और अगर किसी एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हर एक तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा. कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, नॉट इवन टूरिज्म, विल बी अलाउड इन दैट एरिया. फॉरगेट अबाउट सेटलमेंट और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस. अक्सर जब मैं ये बात बोलता हूँ कि नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज़ पूरी तरह से बैंड होती हैं तो स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं कि सर हम तो काजीरंगा नेशनल पार्क घूम के आए हैं, सो हाउ कैन यू से दैट इन नेशनल पार्क नो ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड, क्योंकि हम तो वहाँ टूर करके आए हैं. सो माइंड इट, आप काजीरंगा नेशनल पार्क को घूम करके नहीं आए हैं, आप काजीरंगा नेशनल पार्क के पेरिफेरियल एरिया को घूम के आए होंगे, या किसी भी नेशनल पार्क के आप आउटर कॉरिडोर को घूम के आते हैं. जो रियल या मेन नेशनल पार्क होता है या जो कोर एरिया होता है नेशनल पार्क का, उसमें आपकी एंट्री कभी भी अलाउ नहीं की जा सकती है. बिकॉज एज आई सेड, इफ़ एन एरिया इज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क, नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग टूरिज्म विल बी अलाउड. और जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो अलग अलग लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है. प्रोटेक्टेड एरिया, फिर रिजर्व फॉरेस्ट, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर नेशनल पार्क. तो ऐसा नहीं है कि किसी एक एरिया को मान लो रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया तो वो ज़िंदगी भर रिजर्व फॉरेस्ट ही रहेगा. कंसीडरिंग इट्स सिग्निफिकेंस, उसके स्टेटस को अपग्रेड भी किया जा सकता है. उसको अपग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जा सकता है, या किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करके नेशनल पार्क बनाया जा सकता है. एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क की हिस्ट्री देख लेते हैं. काजीरंगा को 1908 में ही ब्रिटिशर्स ने एक रिजर्व्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन फिर 1916 में उन्होंने उसका नाम फिर से रीडिजिग्नेट करके उसको काजीरंगा गेम सेंचुरी कर दिया था. देखो ब्रिटिशर्स के टाइम में कुछ कुछ एक फॉरेस्ट एरिया को वो लोग गेम सेंचुरी की तरह डिजिग्नेट कर देते थे. गेम सेंचुरी का मतलब है कि ब्रिटिशर्स वहाँ जा कर के हंटिंग कर सकते. हंटिंग उनका एक इंपॉर्टेंट गेम हुआ करता था, पॉपुलर गेम होता था. तो अगर किसी एरिया को उन्होंने गेम सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया तो वहाँ जा कर के ब्रिटिशर्स हंटिंग का गेम
गेम खेल सकते थे। अब आज के टाइम में इस तरह का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है। नो फॉरेस्ट इज गेम सेंचुरी। वापस से काजीरंगा को 1938 में एक रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 और आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1950 द सेम काजीरंगा वाज मेड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड लेटर ऑन इन 1974 ऑन 11th February, ये डेट भी आप याद रख लेना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, द सेम काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज नाउ अपग्रेडेड टू अ काजीरंगा नेशनल पार्क अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 और इसी काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 में आइडेंटिफाई किया गया एज यूनेस्कोज नेचुरल हेरिटेज साइट। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि सेम एरिया को अपग्रेड किया जा सकता है रिजर्व से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, किसी भी एरिया को डिग्रेड नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि नेशनल पार्क से आप डिग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दे किसी भी एरिया को, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि किसी भी एक जगह पे हो सकता है कि ये तीनों तरह के रिजर्व्ड एरियाज, चाहे रिजर्व फॉरेस्ट हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या नेशनल पार्क हो, तीनों एक जगह पे हो सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैंने ये फिगर भी बना रखा है। देखो, हो सकता है कि एक बड़ा सा फॉरेस्ट एरिया हो, उस बड़े से फॉरेस्ट एरिया के कोर वाले रीजन को सरकार डिक्लेयर कर सकती है नेशनल पार्क, फिर उसके आसपास के सराउंडिंग रीजन को डिक्लेयर किया जा सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और फिर उसके बाहर के जो पेरिफेरल एरिया है उसको डिक्लेयर किया जा सकता है एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक दैट दीज थ्री थिंग्स, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क कैन बी एट द सेम प्लेस। जो रिजर्व, जो मेन एरिया होगा, एकदम कोर एरिया जहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ फ्लोराज एंड फौनाज होंगी, उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया जाएगा और आसपास के रीजन को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। अब जरा आते हैं करंट न्यूज़ पे। द करंट न्यूज़ इज अबाउट देहिंग पटकाई क्राइसिस। इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे आर्टिकल हम कवर कर चुके हैं। हमने एक स्पेशल वीडियो लेक्चर भी इस पर रिलीज़ किया था रिगार्डिंग दिस देहिंग पटकाई क्राइसिस, बट आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा इसके बारे में अलग इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सो देहिंग पटकाई क्राइसिस आप सबको पता है, वो असम, अपर असम रीजन में है, डिब्रूगढ़ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर रीजन में पड़ता है, इस जोन में। तो देहिंग पटकाई इज़ एक्चुअली ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि उसका जो कोर एरिया है वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी तक उसको नेशनल पार्क नहीं बनाया गया है। तो जो कोर एरिया है दैट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके आसपास का जो पेरिफेरियल एरिया है दैट इज़ देहिंग पटकाई रिजर्व्ड फॉरेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ही जगह पे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व्ड फॉरेस्ट भी हो सकते हैं। तो देहिंग पटकाई के केस में नेशनल पार्क तो नहीं है, लेकिन सेंटर पे है देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो पेरिफेरियल एरिया है उसका नाम है देहिंग पटकाई रिजर्व्ड फॉरेस्ट। और इसी को हम लोग एलिफेंट रिजर्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो देहिंग पटकाई रिजर्व फॉरेस्ट बनाया गया है दैट इज़ मोस्टली बीइंग डिक्लेयर्ड इन ऑर्डर टू कंजर्व द पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स। तो एलिफेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए ही इस एरिया को, इस फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज एलिफेंट रिजर्व। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक दैट एट सेंटर वी हैव देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इन द पेरीफेरी वी हैव देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसे देहिंग पटकाई रिजर्व फॉरेस्ट से होते हुए एक रिवर निकलती है जिसका नाम है देहिंग रिवर, और उसी के नाम के बाद से इस देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम पड़ा है। एट द सेम टाइम दिस देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एडजेसेंट टू पटकाई हिल्स। तो एक तरफ है पटकाई हिल्स और उस पटकाई हिल्स से होते हुए गुजरती है देहिंग रिवर, और इस देहिंग रिवर और पटकाई हिल्स के कारण ही इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम पड़ा है देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड दिस देहिंग पटकाई रिजर्व फॉरेस्ट इज हैविंग रेन फॉरेस्ट। आपको पता है रेन फॉरेस्ट आर द डेंसेस्ट फॉरेस्ट ऑफ एनी प्लेस, और उनको रेन फॉरेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। उनके यहाँ पे वो दे डू नॉट शेड लीव्स, दे डू नॉट शेड लीव्स एंड दे डू नॉट हैव डेसिडुअस प्लांट्स। तो ये जो देहिंग पटकाई वाला रीजन है दे आर हैविंग रेन फॉरेस्ट। एंड एक बात जो आपको ध्यान रखनी है इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट दिस देहिंग पटकाई रिजर्व फॉरेस्ट एरिया इज इंडियाज लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट रीजन। इट्स एरिया इज अबाउट समवेयर 575 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इट इज स्प्रेड अक्रॉस तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ एंड शिवसागर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अपर असम।
अब ज़रा करंट इशू देखते हैं, करंट न्यूज़ क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और उसके पेरीफेरी में है दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, और उससे थोड़ा दूर लगभग 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक फॉरेस्ट एरिया है। उस फॉरेस्ट का नाम है सलेकी, एंड दिस सलेकी इज़ प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट। इस बात का ध्यान रखेंगे, इट इज़ अ प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब इसको रिजर्व फॉरेस्ट बनाने का प्रपोजल ज़रूर दिया है स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने, लेकिन अभी तक इसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। और इस सलेकी फॉरेस्ट के अंदर भारत सरकार के नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने अप्रूवल दिया है कोल इंडिया लिमिटेड को कि वो यहाँ पे कोल माइनिंग कर सकता है। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से समझेंगे। ये सलेकी फॉरेस्ट ना ही दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व के अंदर है, ना ही वो दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर है। वो उससे थोड़ा दूर लगभग 15 किलोमीटर दूरी पे है ये सलेकी फॉरेस्ट, जो कि रिजर्व फॉरेस्ट भी नहीं है, इट इज़ अ प्रपोज रिजर्व फॉरेस्ट। और वहाँ पे माइनिंग का एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने ऑन 7 अप्रैल। और एक बात आपको और समझनी है कि ये जो पूरा का पूरा सलेकी फॉरेस्ट है, इसका ओवरऑल एरिया है समवेयर क्लोज टू 98 हेक्टेयर, एंड आउट ऑफ दिस 98 हेक्टेयर लगभग 57 हेक्टेयर पे कोल इंडिया लिमिटेड ऑलरेडी कोल माइनिंग कर रहा है। और जो ये नया प्रोजेक्ट अभी अप्रूव हुआ है दैट इज़ फॉर रिमेनिंग 41 हेक्टेयर। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल नए तरीके से स्क्रैच से माइनिंग स्टार्ट की जा रही है। माइनिंग इज़ ऑलरेडी गोइंग ऑन इन दिस रीजन इन अबाउट 57 हेक्टेयर एरिया, एंड दिस न्यू प्रोजेक्ट विल कवर द रिमेनिंग 41 हेक्टेयर एरिया ऑफ सलेकी दैट इज़ अ प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट। अब जरा समझते हैं द एनालिसिस ऑफ दिस प्रपोज्ड माइनिंग। ये जो प्रपोजल दिया गया है, जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने प्रपोजल अप्रूव किया है फॉर माइनिंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन, इससे क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं उनको ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं असम स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या कहना है इसके ऊपर। असम स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेज दैट दिस माइनिंग एरिया दैट इज़ इन क्वेश्चन, it's somewhere about 15 kilometer off this Dehing Patkai wildlife sanctuary and also from the elephant reserve, and it is not in the sanctuary as reported in section of media। इस बात का ध्यान रखेंगे। अक्सर जो सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चल रहे हैं या जो मीडिया में इन जनरल रिपोर्ट किया जा रहा है, उससे ऐसा समझ आ रहा है कि ये जो माइनिंग प्रोजेक्ट है दैट इज़ बीइंग प्रपोज्ड इनसाइड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इनसाइड द दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा असम स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह रहा है। दिस प्रपोज्ड माइनिंग एरिया इज समवेयर 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द एलिफेंट रिजर्व। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि दिस इज़ अ न्यू प्रोजेक्ट, माइनिंग इज़ ऑलरेडी गोइंग ऑन इन दिस रीजन। एंड जो तीसरी बात असम स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कही है दैट दिस अप्रूवल बाय नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इज जस्ट स्टेज 1 क्लियरेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और आगे इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कई सारे और क्लियरेंसेस लेने की ज़रूरत है। अभी इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना बाकी है। तो अभी ऐसा नहीं है कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के अप्रूवल देते ही ये प्रोजेक्ट अब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। दैट इज जस्ट फर्स्ट फेज ऑफ अप्रूवल। अ सीरीज ऑफ स्टेप्स आर बीइंग टेकन और आर येट टू बी टेकन। उसके बाद ही अगर सब कुछ सक्सेसफुल रहता है एंड इफ़ एवरीथिंग अपीयर्स टू बी राइट देन ओनली दिस प्रोजेक्ट कैन बी टेकन अप। और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वो इस एरिया का अब किया जाएगा और उसके बेसिस पे ही फैसला लिया जाएगा कि ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाना है कि नहीं। सो देयर आर येट मेनी स्टेप्स टू बी टेकन। ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो कि मैंने बताया अभी बाकी है, वो आपके सिलेबस में एपीएससी एज वेल एज यूपीएससी के सिलेबस में जीएस पेपर 3 में एज इट इज़ ये टॉपिक मेंशन्ड है। अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो एनवायरनमेंट सेगमेंट में ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के क्या प्रोसीजर हैं वो एज इट इज़ आपके सिलेबस में मेंशन है। तो आपको इस टॉपिक को यहीं अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मैंने आपको बता दिया कि कैसे कोई भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस देती है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, उसके बाद एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है उस एरिया का। देखा जाता है कि इस प्रोजेक्ट से इस एरिया में क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आएगा, और अगर कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला होगा बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट तो वो प्रोजेक्ट फिर नहीं लिया जाता। दैट प्रोजेक्ट इज़ देन कॉल्ड ऑफ।
So environmental impact assessment is mandatory for Schedule 1 activities under Environment Protection Act of 1986. तो ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. उसके अंदर कुछ एक एक्टिविटीज़ डिफाइन किए गए हैं इन इट शेड्यूल 1. अब उन सारे एक्टिविटीज़ को हम डिटेल में नहीं याद रखेंगे बिकॉज दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन कुछ एक एक्टिविटीज़ डिफाइन किए गए हैं. फॉर एग्जांपल कि कोई एक्टिविटीज़ अराउंड रिजर्व फॉरेस्ट, तो इस तरह के एक्टिविटीज़ डिफाइन किए गए हैं शेड्यूल 1 और ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. और जो भी शेड्यूल 1 में एक्टिविटीज़ बताए गए हैं उन एक्टिविटीज़ को लेने के लिए, उन एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए उस एरिया में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. सो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन, इट्स अ लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ इट इज़ मैंडेटरी टू डू एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बिफोर टेकिंग एनी एक्टिविटी दैट इज मेंशन्ड एज शेड्यूल 1 एक्टिविटी अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. लेट अस सी सम ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में ये 6 स्टेप्स हैं. आप इसको एज इट इज़ याद कर लो. अगर एग्जाम में आपके आ जाता है आप एज इट इज़ लिख देना. द फर्स्ट स्टेप इज़ नोन एज स्क्रीनिंग, एंड इन स्क्रीनिंग इट इज़ सीन दैट वेदर द प्रोजेक्ट इज़ अंडर शेड्यूल 1 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 और नॉट. तो कोई भी प्रोजेक्ट को पहले देखा जाए क्या वो शेड्यूल 1 में मेंशन है. अगर शेड्यूल 1 में मेंशन है तो अब उसके अंदर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना मैंडेटरी हो जाता है. देन द सेकेंड स्टेप इज़ नोन एज स्कोपिंग. Scoping means the project's potential impact, zone of impact and mitigation possibilities देखा जाएगा in the second step. फिर जो थर्ड स्टेप है that is known as mitigation measures and EIA report. तो जो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हैं उसको क्या मिटिगेट करने के लिए कोई एक्शन लिया जा सकता है वो पूरी स्टडी की जाती है इन द थर्ड स्टेप. और एक प्रॉपर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है कि ये इस एक्टिविटी के कारण नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन्वायरमेंट के ऊपर, लेकिन हम लोग उसको मिटिगेट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं. एंड ए प्रॉपर EIA रिपोर्ट इज़ मेड. आफ्टर दैट वी हैव पब्लिक हियरिंग, यानी कि जो आसपास के लोग हैं उनको बुला करके उनका ओपिनियन मांगा जाता है कि आपका क्या ओपिनियन है ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. इसको हम लोग सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी कहते हैं, SIA. तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर फिर पब्लिक हियरिंग होगी. फिर अंत में ओवरऑल रिस्क असेसमेंट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट, एंड देन फाइनल डिसीजन विल बी मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. और उसके बाद ही इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. सो दिस इज़ एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. अब जरा देखते हैं, वापस से आ जाते हैं अबाउट द एनालिसिस ऑफ दिस प्रपोज्ड माइनिंग. जो अभी इस सलेकी फॉरेस्ट में जो प्रपोज्ड माइनिंग का प्रोजेक्ट आया है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने जो अप्रूव किया है, उस पर हमने देखा कि आसाम स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पॉजिटिव ओपिनियन था कि इस प्रोजेक्ट को लिया जा सकता है. वैसे भी ये प्रोजेक्ट जो है वो कोर एरिया में नहीं है, इट इज़ समवेयर 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द रिजर्व फॉरेस्ट. लेकिन जो असम के अंदर इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट्स हैं दे आर कंडेमिंग, दे आर क्रिटिसाइजिंग द प्रोजेक्ट. उनका कहना है that many long ranging animals such as elephants and tigers need large areas for their survival and breeding. ऐसा नहीं है कि आपने एक एरिया डिक्लेयर कर दिया कि दिस इज़ रिजर्व्ड फॉरेस्ट या एलिफेंट रिजर्व एरिया तो उससे ये एलिफेंट या टाइगर सर्वाइव कर जाएंगे. उनको उससे कई ज़्यादा और एरिया चाहिए होता है, पेरिफेरल एरिया चाहिए होता है. सो ऐसा कहना कि ये तो इससे 15 किलोमीटर अवे है इसलिए यहाँ पे हम माइनिंग कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइबल. अगर हमें एलिफेंट्स और टाइगर्स की पॉपुलेशन को कंजर्व करके रखना है तो हमें लार्जर ओपन एरिया उनको देना होगा दैट इज़ फ्री फ्रॉम एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, स्पेशली फ्री फ्रॉम सच इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग, बिकॉज सच एनिमल्स रिक्वायर लार्जर एरिया फॉर सर्वाइवल एंड ब्रीडिंग. उसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सनलेकी proposed reserve forest है, of course it's not a reserve forest but it is a proposed reserve forest, that is a corridor that links दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व एंड देवमाली एलिफेंट रिजर्व ऑफ अरुणाचल प्रदेश. सो इट्स एन एलिफेंट कॉरिडोर, मतलब एलिफेंट्स इस एरिया से होकर के देवमाली एलिफेंट रिजर्व को जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में और वहाँ के एलिफेंट्स यहाँ आते रहते हैं. सो यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस मूवमेंट होता रहता है, माइग्रेशन होता रहता है थ्रू दिस सलेकी रिजर्व फॉरेस्ट. तो ये कहना कि सलेकी रिजर्व फॉरेस्ट में माइनिंग करने से एलिफेंट्स को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा बिकॉज इट इज़ 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिहिंग पटकाई एलिफेंट
एलिफेंट रिजर्व, ये ठीक नहीं है, क्योंकि एलिफेंट कॉरिडोर से एलिफेंट्स का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। जब यहाँ पे उनको खाने के लिए इनफ स्टफ़ नहीं मिलता है तो वो फिर दूसरे जगह पे चले जाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर एलिफेंट्स इन दिस जोन। सो एलिफेंट्स कॉरिडोर को कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सलेकी रिजर्व फॉरेस्ट है, proposed reserve forest है, that is in between these two elephant reserve and this acts as an elephant corridor। और अगर यहाँ पे माइनिंग की जाएगी तो naturally this corridor that connects these two elephant reserves will be destroyed and this corridor will no longer be able to connect these two elephant reserves। और जो elephants हैं उनका एरिया काफ़ी लिमिटेड हो जाएगा। Please attempt one question, means subjective question on the basis of this topic. What are biodiversity hotspots and how are they different from biosphere reserves? Minded, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको इनिशिएटिव्स बताए थे भारत सरकार के, जब मैंने बताया कि अलग अलग फॉरेस्ट एरिया को अलग अलग लेवल पे कैटेगराइज किया जाता है, तभी मैंने बताया था कि कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं बायोडाइवर्सिटीज़ को कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट के फ्लोरास फोनास को कंजर्व करने के लिए। वहाँ मैंने बताया था कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किए गए हैं, लेकिन उसको मैंने आज के टॉपिक में डिस्कस नहीं किया। दीज आर सम इंटरनेशनल इनिशिएटिव, सो आई वांट यू टू स्टडी ऑन योर ओन। आप खुद फाइंड आउट करें कि ये दोनों क्या हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और उसके बेसिस पे आप ये आंसर लिखें। एंड इफ़ यू फाइंड डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन, देन you please let me know through the comment in the comment section, then I will discuss this topic in the query section in tomorrow's analysis. The next article is taken from economy segment. It is about Kisan Nyay scheme, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. It is also important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view, especially the subtopic welfare schemes for vulnerable section. तो इस सेगमेंट में वेलफेयर वल्नरेबल सेक्शन में आएंगे हमारे फार्मर्स। सो सबसे पहले ज़रा न्यूज़ समझते हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम नोन एज राजीव गांधी किसान न्याय योजना, and the objective of this scheme is to encourage farmers to produce more crops and help them to get right price for their food crops. And this scheme was formally launched yesterday, that is on 21st May, and this is death anniversary of former Prime Minister Shri Rajiv Gandhi. सो इस स्कीम के थोड़े से प्रोविजंस देखते हैं। अंडर दिस स्कीम ₹10,000 पर एकड़ विल बी डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ फार्मर्स। चूँकि अभी खारीफ का सीज़न आ रहा है और यहाँ पे सोइंग करनी है क्रॉप्स की, जैसे कि पैडी, मेज, शुगर केन, और फार्मर्स को पैसा चाहिए, इसलिए फार्मर्स के अकाउंट में 10,000 रुपये जमा किए जाएंगे ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपना सीड खरीद सकें, फर्टिलाइज़र खरीद सकें और सोइंग कर पाएँ। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कहा है दैट विथ हेल्प ऑफ दिस स्कीम दे विल बी एबल टू बेनिफिट अबाउट 19 लाख फार्मर्स। और ये जो 10,000 रुपये हैं वो एक बार में इनके अकाउंट में नहीं डाला जाएगा, दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन 4 इंस्टॉलमेंट्स। अब देखो, जो इम्पॉर्टेंट बात है दैट दिस इज अ स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, ये छत्तीसगढ़ की सरकार ये स्कीम लेकर के आई है। सो यूपीएससी के मेंस के अंदर या एपीएससी के मेंस के अंदर आई डोंट एक्सपेक्ट कि इससे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, बट प्रीलिम्स में ज़रूर सवाल पूछा जा सकता है। और सवाल कुछ इस तरह का होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड कैश इंसेंटिव स्कीम फॉर फार्मर्स नेम्ड राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो इस तरह का सवाल यूपीएससी या एपीएससी के प्रीलिम्स में आ सकता है। ऑफ कोर्स द आंसर विल बी छत्तीसगढ़। मेंस में एज आई सेड आई डोंट एक्सपेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस राजीव गांधी किसान न्याय योजना, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है और वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है, असम गवर्नमेंट का तो है नहीं, सो इट वॉन्ट कम इन एपीएससी। और यूपीएससी में भी इसके आने के चांसेस कम है, बट फिर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन आवर आंसर राइटिंग एज ए सप्लीमेंट्री पॉइंट, एज ए फॉर्डर मटीरियल। अगर मान लो कभी सवाल हो दैट द स्टेप्स दैट वी मस्ट टेक फॉर रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी आफ्टर लॉकडाउन, या फिर इफ़ देर इज अ क्वेश्चन लाइक व्हाट कैन बी द पॉसिबल मेथड्स टू डबल द फार्मर्स इनकम, इस तरह के सवालों में हम कहीं पे लिख सकते हैं इन कंक्लूजन, या फिर बीच में कहीं फॉर्डर मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन इम्प्लीमेंट कैश बेनिफिट स्कीम फॉर फार्मर्स लाइक राजीव गांधी किसान न्याय योजना ऑफ छत्तीसगढ़ इन ऑर्डर टू रिवाइव द इकोनॉमी आफ्टर लॉकडाउन और इन ऑर्डर टू डबल द फार्मर इनकम। तो इस तरीके से इस पॉइंट का हम इस्तेमाल करेंगे इन आवर आंसर राइटिंग।
The next article is taken from environment segment. It is about pygmy hog conservation program, and this topic is important from our syllabus paper 4 environment conservation point of view. So सबसे पहले पिग्मी हॉग्स के बारे में समझते हैं. दे आर वेरी स्मॉल साइज पिग्स, काफ़ी छोटे साइज़ के ये पिग्स होते हैं. इनका लगभग लेंथ होता है 55 to 71 सेंटीमीटर, जबकि उनकी हाइट होगी लगभग 20 to 30 सेंटीमीटर, एंड टेल इज़ ऑफ अबाउट लेंथ 2.5 सेंटीमीटर. ऑफ कोर्स आपको ये डायमेंशंस याद नहीं करने हैं, बट मैंने ये डायमेंशंस इसलिए लिख के दिए हैं ताकि आपको एक इंसाइट मिल सके कि इनका साइज़ काफ़ी कम होता है. आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि एक तरह का पिग है, लेकिन इसकी साइज़ कितनी कम है. इट इज़ अ फुल ग्रोन मैच्योर पिग, इट्स एन एडल्ट पिग्मी हॉग, और उसकी साइज़ फिर भी आप देख सकते हैं कितनी कम है. सो इसको समझाने के लिए मैंने ये डायमेंशंस दे रखे हैं. इट्स वेट इज़ अबाउट समवेयर 6.6 to 11.8 किलोग्राम्स. इट इज़ ऑफ कोर्स ए मैमल सिंस इट बिलोंग्स टू पिग स्पीसीज, लेकिन इसका जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी फास्ट तरीके से कम हो रहा है, और इस कारण से इसको कैटेगराइज किया गया है एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज इन IUCN रेड डेटा बुक. एंड इसका जो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, जो भी थोड़ा बहुत उसका पॉपुलेशन है सिग्निफिकेंट या वायबल पॉपुलेशन, दैट इज़ अराउंड मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम. मोस्टली दीज पिग्मी हॉक्स आर फाउंड इन ग्रासलैंड्स अराउंड मानस टाइगर रिजर्व्स इन आसाम. तो APSC के लिए आई बिलीव कि ये स्पीसीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. अब ज़रा देखते हैं कि इन पिग्मी हॉक्स के कंजर्वेशन के लिए क्या प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसके बेसिस पे ये आर्टिकल भी आया है. देखो, पिग्मी हॉक्स को ऐसा माना जाता था कि दे हैव बीन एक्सटिंक्ट, वो ख़त्म हो गए हैं फ्रॉम दिस वर्ल्ड. लेकिन फिर वे बैक इन 1971 कुछ पिग्मी हॉक्स देखे गए थे नियर मानस नेशनल पार्क. फिर भी उनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम रही, बढ़ी नहीं, कभी कभार दिख जाते थे ऐसे पिग्मी हॉग. सो इस कारण से 1996 में असम गवर्नमेंट ने फैसला लिया दैट इट विल लॉन्च ए प्रोग्राम फॉर कंजर्वेशन ऑफ पिग्मी हॉग, और इस प्रोग्राम का नाम रखा गया पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम. एंड दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय असम गवर्नमेंट अलॉन्ग विद डुरेल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट, दैट इज अ जर्सी, दैट इज इन US. इट इज़ ए जर्सी बेस्ड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो इन दोनों ने मिलकर के पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया, और इस पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंतर्गत एक सेंटर खोला गया, पिग्मी हॉग कंजर्वेशन सेंटर इन गुवाहाटी. और इस पिग्मी हॉग कंजर्वेशन सेंटर के अंदर 6 पिग्मी हॉग्स पकड़ के लाए गए फ्रॉम मानस नेशनल पार्क, फ्रॉम बांसबरी रेंज ऑफ मानस नेशनल पार्क. 2 वेयर मेल्स एंड 4 वेयर फीमेल्स. और फिर इस पिग्मी हॉग कंजर्वेशन सेंटर में इनकी ब्रीडिंग कराई गई, और नए नए पिग्मी हॉग्स रिप्रोड्यूस किए गए, और उन सब पिग्मी हॉग्स को वापस से ले जाकर के फॉरेस्ट रेंज में मानस नेशनल पार्क में छोड़ा जाना शुरू किया गया. और इसकी मदद से आज के टाइम में लगभग 250 पिग्मी हॉग्स हैं अराउंड मानस नेशनल पार्क. तो थोड़ा बहुत पॉपुलेशन विथ हेल्प ऑफ दिस पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम बढ़ाया गया है ऑफ दिस पिग्मी हॉग्स. So as I said, over a period of time, many pygmy hawks have been breeded in this pygmy hawk conservation center that is in Guwahati, and then they have been left open in Manas National Park. और ये जो current article है वो यही बता रहा है कि 14 new pygmy hawks have been left in Manas National Park. तो ओवरऑल अभी भी इनके पॉपुलेशन कोई ज़्यादा नहीं है, अभी तक इनकी पॉपुलेशन हार्डली 250 तक हुई है, और आगे इनको और भी ज़्यादा कंजर्व करना है और इनके पॉपुलेशंस बढ़ानी है. आप देख सकते हैं इस फिगर में कैसे एक इंसान इस डब्बे में ले जाकर के एक पिग्मी हॉक को छोड़ रहा है इन मानस नेशनल पार्क. तो इस तरह से इनको कंजर्व किया जाता है पिग्मी हॉक कंजर्वेशन सेंटर इन गुवाहाटी, और वापस उनको ले जाकर के आफ्टर ब्रीडिंग उनको छोड़ दिया जाता है ओपन एरिया में इन मानस नेशनल पार्क, जिससे इनकी पॉपुलेशन बढ़ाई जा रही है. In our query segment today we will discuss few more points about Israel-Palestine conflict. So कल के इजराइल पैलेस्टीन एनालिसिस में आई लेफ्ट सम क्वेश्चंस अनआंसर्ड, जैसे कि वाई द US सपोर्ट्स इजराइल. कल कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि सर एक बात बताओ, ये US हर बात पे इजराइल को इतना सपोर्ट क्यों करता है. तो इस बात को ज़रा समझते हैं. देखो, ये तो आप ऑलरेडी जानते हो कि इजराइल इज़ ए जूस नेशन, उसको उसका बनने का बेसिस ही है जूस रिलीजन. तो बहुत सारे ऐसे जूस लोग हैं US के अंदर जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में हैं. आप अगर लिस्ट उठा करके देखो, आपको फोर्ब्स की रिच लिस्ट अगर आप देखोगे तो आउट ऑफ 100 रिचेस्ट अमेरिकन्स यू विल फाइंड दैट 30 आर जूस. तो उनके पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से ये रेशियो 30
रिच पीपल आउट ऑफ 100 इज़ क्वाइट हाई, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन सब के सब, लगभग सब के सब इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होल्ड करते हैं। कोई गवर्नमेंट में अच्छे पोजीशन पे है, कोई सीनेटर है, कोई बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। एज ए सेड 30 आउट ऑफ 100 आर रिचेस्ट अमेरिकन आर जूस। कुछ एक इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताऊँ, जैसे माइकल ब्लूमबर्ग, मार्क जकरबर्ग, लैरी पेज, सर्जे ब्रिन, ये लोग गूगल के फाउंडर हैं, ये सब के सब दे आर जूस। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि अमेरिकन सोसाइटी के अंदर जूस आर होल्डिंग वेरी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन, दो उनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है, और इस कारण से दे कीप ऑन लॉबिंग द गवर्नमेंट टू एक्ट इन फेवर ऑफ इजराइल, क्योंकि इजराइल एक जूस नेशन है। तो इजराइल के फेवर में वो सरकार को लॉबी करते हैं कि आप इजराइल के फेवर में अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएं। और एक बात आपको और जाननी चाहिए कि यूएस के अंदर लॉबिंग इज ए लीगल एक्टिविटी। लॉबिंग मतलब सरल शब्दों में जो आपके लॉ मेकर्स हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, उनको आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप ये कानून बनाएं। तो हमारे यहाँ भी लॉबिंग होती है, लेकिन उसके लिए कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, कोई लीगल आइडेंटिफिकेशन। आप देखते हैं कि कैसे किसान लोग धरना दे देते हैं कि हमारे लिए ये कानून बनाओ, तो कभी को तो उसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से आप लॉबिंग कर रहे हैं, वो प्रेशर ग्रुप्स हैं। बट इंडिया के अंदर लॉबिंग इस तरह से आइडेंटिफाइड एक्टिविटी नहीं है, बट इन यूएस लॉबिंग इज एन आइडेंटिफाइड एक्टिविटी, इट्स अ लीगल एक्टिविटी अंडर फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. So I hope now it is clear that why US always takes pro-Israel stand in Israel-Palestine conflict. अब जो दूसरा सवाल था कि what is the criteria to call a region a country, क्योंकि हमने पालस्तीन के केस में मैंने ये इनकंक्लूसिव तरीके से छोड़ दिया था कल का एनालिसिस whether Palestine is a country or not. तो फिर मैंने बताया कि अगर पालस्तीन एक कंट्री है या नहीं, उसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना हो कि आखिर एक कंट्री को कंट्री मानने के लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए. उसको अभी डिस्कस करते हैं. देखो, देर इज़ नो इंटरनेशनल लॉ, इस बात को आपको ध्यान से समझना है. देर इज़ नो इंटरनेशनल लॉ, देर इज़ नो इंटरनेशनल कन्वेंशन दैट लेज डाउन द क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग ए सोवरेन स्टेट. It's not clearly laid down in any law that how a territory essentially becomes a sovereign state when its independence is recognized by United Nations. But as the largest and most inclusive multilateral organization, its sanction of sovereign statehood makes सेंस. तो सरल शब्दों में इसका मतलब ये है कि वैसे तो देखो ना कोई इंटरनेशनल लॉ है, ना कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि दुनिया भर के कंट्रीज़ ने मिल करके एक सिस्टम सेटअप किया है कि ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगा अगर कोई टेरिटरी या कोई सरकार, तो उसको एक सोवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट माना जाएगा. ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है. बट फिर भी इन जनरल जो कन्वेंशन माना जाता है कि चूँकि यूनाइटेड नेशन दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूनाइटेड नेशन के अंदर किसी भी अगर लोकल गवर्नमेंट को या किसी भी एंटिटी को अगर रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है तो उसको माना जाना चाहिए दैट इट इज़ ए सोवरेन स्टेट. This is more or less accepted criteria, but it is not well established, not well documented anywhere. यूनाइटेड नेशन के अंदर मेंबरशिप मिल गई तो आप समझ सकते हो कि दैट इज़ ए गवर्नमेंट, दैट इज़ ए स्टेट, दैट इज़ ए कंट्री. सो अब दूसरा सवाल ये उठेगा कि कैन वी कॉल पैलेस्टीन अ कंट्री? Technically no, because it is yet to get a status of permanent member in United Nations General Assembly. इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि फ़लस्तीन को एक कंट्री नहीं कह सकते क्योंकि उसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर एक परमानेंट स्टेटस नहीं मिला हुआ. इट इज़ स्टिल हैविंग ए स्टेटस ऑफ ऑब्जर्वर स्टेट इन यूनाइटेड नेशन. लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कोई क्राइटेरिया ही नहीं है किसी भी स्टेट को डिफाइन करने का, तो आपकी मर्जी है, आपके स्टेट की मर्जी है, आपके सरकार की मर्जी, आप उसको स्टेट बोले या ना बोले, क्योंकि कोई इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन नहीं है. और इस कारण से आउट ऑफ 193 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, 138 आइडेंटिफाई पैलेस्टीन एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया. यहाँ आप देख सकते हैं वो सारे ग्रीन कलर से उन कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है जो फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह आइडेंटिफाई करते हैं. और ये कलर, ये बाकी कंट्रीज़ हैं आप देख सकते हैं, खासकर वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ जो फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह आइडेंटिफाई नहीं करते हैं. कारण सरल है, इन सारे कंट्रीज़ के अंदर जूस लोग काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस में हैं. जूस जहाँ भी गए दे आर होल्डिंग वेरी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन. तो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में है, जर्मनी, फ्रांस, पोर्टुगल, स्पेन या यूएस के अंदर हैं, कनाडा के अंदर, और ये जूस लोग काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होल्ड करते हैं. और उनके इंसिस्टेंस पे यहाँ की सरकारें कभी भी फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह आइडेंटिफाई नहीं करेंगी. लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह आइडेंटिफाई करता है. इंडिया की अपनी एम्बेसी भी है फ़लस्तीन के अंदर, दैट इज़ इन रामलला, और फ़लस्तीन की अपनी एम्बेसी है इंडिया में इन न्यू दिल्ली.
तो अब ये पूरा का पूरा मामला काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया। अंत में सवाल वापस वहीं रह गया, क्या फ़लस्तीन एक कंट्री है? तो इसका कंक्लूजन मैं ऐसे दूंगा सरल शब्दों में कि देखो, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है ऑन स्टेटहुड, कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है। मैं अपने घर को भी अपनी कंट्री डिक्लेयर कर सकता हूँ कि दिस इज़ माई कंट्री, और एटलीस्ट आई कैन ट्रीट इट लाइक ए कंट्री, क्योंकि कोई इंटरनेशनल क्राइटेरिया ही नहीं है। बट जनरल जो कन्वेंशन है, जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, दैट मेंबरशिप टू यूनाइटेड नेशन शुड बी कंसिडर्ड एज अ क्राइटेरिया फॉर कंसिडरिंग अ पोजीशन और टेरिटरी एज अ कंट्री। तो उसके हिसाब से पैलेस्टीन इज़ नॉट कंट्री, बट कंट्रीज इंडिविजुअली हैव गिवन रिकॉग्निशन ऑफ स्टेटहुड टू पैलेस्टीन, जैसे इंडिया ऑलरेडी पहचानता है। तो एज पार्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, मैं फिर से कंक्लूड कर रहा हूँ, एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पैलेस्टीन इज़ अ कंट्री, बट इन जनरल पैलेस्टीन इज़ नॉट अ कंट्री। तो इंडियाज स्टैंड ऑन इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट इज सिंपल। इंडिया सपोर्ट्स टू स्टेट सॉल्यूशन दैट वाज गिवन अंडर रिजोल्यूशन नंबर 181 ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो कल हमने डिस्कस किया था। दस इंडिया आइडेंटिफाइज बोथ इजराइल एंड पैलेस्टीन एज सेपरेट स्टेट। कल हमने देखा था यूनाइटेड नेशन की रिजोल्यूशन नंबर 181, जिसके हिसाब से दो कंट्री बनाए जाने थे, इजराइल और पैलेस्टीन। तो इंडिया कहता है कि वी एक्सेप्ट द यूनाइटेड नेशंस रिजोल्यूशन, और इसके हिसाब से वी एक्सेप्ट बोथ दीज आर सेपरेट कंट्री, इजराइल एज वेल एज पैलेस्टीन। In our segment 400 most probable topics for upcoming UPSC prelims 2020, today we'll cover topic number 356 to 360. Topic number 356 is East Mediterranean Gas Forum. The members of this forum are Cyprus, Greece, Israel, Italy, Jordan, Palestine and Egypt. The East Mediterranean Gas Forum is evolving into a permanent organization with support of European Union and encouragement of US and France. The headquarters of this organization is in Cairo. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 357 is about Salim Ali Bird Sanctuary. So Salim Ali Bird Sanctuary is home to many varieties of local and migratory birds situated in Chorao Islands along the river Mandovi in Goa. Salim Ali Bird Sanctuary is one of the best known bird sanctuaries and very famous bird sanctuary in India. It is one of the smallest bird sanctuary where flying sparrows, beautiful peafowls, parrots, pelicans, Indian joint squirrels and other rare species of faunas are spotted. But एक बात अच्छे से ध्यान रखना कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है, सलीम अली नेशनल पार्क श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत करना। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. Topic number 358 is about Atkinson Index. So Atkinson inequality measure or Atkinson Index is an index that measures इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड कंट्रीज़। दुनिया भर में कितना रिच और पुअर के बीच में डिफरेंस है, उसको मेजर किया जाता है विथ हेल्प ऑफ दिस एटकिंसन इंडेक्स। दिस इज़ बेस्ड ऑन अ पॉपुलर वेलफेयर बेस्ड मेजर्स। तो सरकारों को कितना वेलफेयर स्कीम्स चलाना होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे पीएम किसान और कई सारे, जैसे कि आज ही हमने देखा राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो जितना वेलफेयर स्कीम चलाना पड़ रहा है किसी भी कंट्री के अंदर, आप समझ लो कि वहाँ पे उतनी इनइक्वालिटी है, और उसके बेसिस पे एटकिंसन इंडेक्स पब्लिश होता है दैट मेजर्स inequality amongst the people. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 359 is about European Green Deal. This topic is very important. इसको आप मार्क कर लो, ये आएगा. In the background of the failure of the global community to reach any agreement in the recently concluded COP25, the European Union has come up with climate action plan known as European Green Deal. It is not part of COP25. जैसा कि मैंने आपको बताया कि COP25 of United Nations Framework Convention on Climate Change failed. तो फिर जब वो फेल हो गया तो फिर यूरोपियन यूनियन ने एक अलग डील साइन किया जिसका नाम है यूरोपियन ग्रीन डील. इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ COP25 बट इट एम्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. Topic number 360 is Good Friday Agreement. Belfast Agreement, also known as Good Friday Agreement, because it was reached on Good Friday, that is on 10th April 1998. It was a piece of agreement between Britain and Irish government and most of the political parties of the North Ireland on how North Ireland should be governed. अब आप सोचेंगे कि सर आप ये 1998 का एग्रीमेंट क्यों पढ़ा रहे हो. सो माइंडेड इस साल ब्रेक्सिट से रिलेटेड कई सारे डेवलपमेंट्स हुए और इस कारण से ये एग्रीमेंट
बिटवीन नॉर्थ आयरलैंड एंड यूके इज़ इम्पॉर्टेंट, और इस कारण से हो सकता है कि इस साल वो बेलफास्ट एग्रीमेंट या गुड फ्राइडे एग्रीमेंट पूछ ले. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर. प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. This is the answer of question number 351 to 355 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question number 356 to 360 can be attempted by students, and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.